हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोचिफाई। आज के सेशन में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले पावर ग्रिड डिप्लोमा ट्रेनिंग का। ओके, इसके पहले भी मैंने 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड करा दिए। अगर आपने वो नहीं देखे होंगे तो यहाँ पे आई बटन पे आपको लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ, उस पर आप जाके प्रीवियस सेशन जिसमें हमने 60 क्वेश्चन डिस्कस किए वो जाके आप देख सकते हो। आज के सेशन में जो कि हमारा पार्ट 3 है, अपकमिंग क्वेश्चन जो कि है हमारे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 90 तक के जो 30 क्वेश्चन है हम लोग आज कवर कराएंगे। और आज की इफ़ पॉसिबल हुआ तो हम लोग जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है 30 क्वेश्चंस ऐसे मिला के हुए 4 सेशंस के अंदर आपके कंप्लीट 120 क्वेश्चंस कवर अप हो जाएंगे। ये क्वेश्चंस आपके 2018 में डिप्लोमा ट्रेनिंग का जो एग्जाम हुआ था पावर ग्रिड का उसमें पूछे गए थे, ठीक है, 27 अक्टूबर को। तो चलिए हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन 60 ऑलरेडी हमने कवर करा चुके हैं, 60 क्वेश्चन ऑलरेडी हमने डिस्कस करा दिए, वो आप प्लीज़ जाके देखिएगा। क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन इज जनरली कैरिड आउट एट विच वोल्टेज लेवल। जो हमारा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कौन से वोल्टेज लेवल पे होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस गिवन है, 440 बाय 230 वोल्ट्स। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास 11 बाय 440 वोल्ट, 11 के बाय 33 के या फिर 440 वोल्ट बाय 110 वोल्ट। तो ध्यान में रखिएगा, सिंपल है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन जो है मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। जो होता है हमारा 440 वोल्ट या फिर 230 वोल्ट्स के लिए, 230 वोल्ट जो है हमारा ये सिंगल फेज में आता है, ओके, और 440 वोल्ट जो है हमारा 3 फेज सिस्टम में आता है। तो ये हम लोग हमारा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज में आता है, कंसिडर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। देखिए मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखा देता हूँ, सिंपल है। ओके, आई जूम दिस आउट। यहाँ पे जनरेटिंग स्टेशन है हमारा, यहाँ पे जो वोल्टेज इसको एक से देखिए, यहाँ पे जनरेटिंग स्टेशन है, इसका जो वोल्टेज जनरेट होता है वो हमारा 6.6 kV या फिर हमारा 11 kV पे जनरेट होता है, ठीक है। ये जनरेटिंग स्टेशन से ये हमारा सबसे पहले प्राइमरी ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। तो ये है हमारा, इसका वोल्टेज वैल्यू कितना है, 11 या फिर 132 kV का, ठीक है। 11 to 132 kV पे हमारा स्टेप अप होता है, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है हमारा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। इससे हमारा वोल्टेज हमारा स्टेप अप होता है डायरेक्टली। जैसे अगर हम लोग 11 kV पे हमारा जनरेट हो रहा है तो 132 kV पे हमारा जो वोल्टेज है वो स्टेप अप हुआ बाय यूजिंग स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो ये 132 पे होता है, 220 kV पे या फिर 400 kV पे होता है, डिपेंडिंग अपॉन द ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं प्राइमरी ट्रांसमिशन। और प्राइमरी ट्रांसमिशन में आपको सबसे पहले तो ये वोल्टेज की वैल्यूज ध्यान में रखना होगा, ठीक है। जनरेटिंग के लिए 6.6 kV या फिर आप 11 kV ध्यान में रखिएगा, ओके। ड्यू टू सम इकोनॉमिक कंसिडरेशन हम लोग इतने ही वोल्टेज पे हम लोग जनरेट करते हैं, उसको हम लोग आगे चल के स्टेप अप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो प्राइमरी ट्रांसमिशन होता है तो ये होता है 132, 220 या फिर 400 किलो वोल्ट्स पे, किलो वोल्ट ये यूनिट ध्यान में रखिएगा। देन हमारा रिसीविंग स्टेशन पे जो वोल्टेज को स्टेप डाउन होता है वो होता है हमारा 132 बाय 33। दैट मीन्स हम लोग 132 kV से डायरेक्टली स्टेप डाउन करते हैं कितने kV पे, 33 kV पे, ओके। आपको ये भी बात पता होनी चाहिए कि ट्रांसमिशन के लिए अगर हम लोग हायर वोल्टेज यूज़ करते तो उसके एडवांटेजेस भी, इसलिए हम लोग हायर वोल्टेज पे ट्रांसमिट करते हैं। ये मैंने ऑलरेडी आपको काफ़ी बार बता दिया, ठीक है। तो जो सेकेंडरी ट्रांसमिशन होता है वो होता है हमारा 33 या फिर 66 kV पे, ओके। देन हमारा आता है यहाँ पे एक सबस्टेशन, ठीक है। रिसीविंग स्टेशन पे आने के बाद ये जैसे हमारा ट्रांसमिट हो गया, ये ट्रांसमिशन लाइन हो गई हमारी, ठीक है। सेकेंडरी ट्रांसमिशन के बाद में ये आउटस्कर्ट्स ऑफ सिटीज़ में रहता है, जैसे सिटी के थोड़ा सा बाहर आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये जो सबस्टेशन पे आने के बाद यहाँ पे सेकेंडरी ट्रांसमिशन के बाद सबसे पहले हमारा होता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यहाँ पे स्टेप डाउन होने के बाद 33 बाय 11 kV पे स्टेप डाउन होने के बाद जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और यही जो वोल्टेज लेवल 11 kV अगर किसी को, किसी इंडस्ट्रियल कंज्यूमर को लगता है तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये आता है हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, ओके। देन हमारा जो फाइनल स्टेज आता है इसका, ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ठीक है, जिसमें हमारा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन आता है, ठीक है। तो ये इसका ही वोल्टेज हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। तो ये क्या था हमारा 11 बाय 400, 11 kV बाय 400 वोल्ट, 11 kV से हमारा 415 वोल्ट पे हमारा स्टेप डाउन किया जाता है। 11 kV से हमारा 415 वोल्ट पे स्टेप डाउन किया जाता है इस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से, ठीक है। और ये हमारा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसका जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का हमें वोल्टेज पूछा था वो था हमारा 440 वोल्ट, ये हमारा 3 फेज कंज्यूमर्स के लिए। और अगर हमारा 230 वोल्ट जो आता है ये आता है हमारा सिंगल फेज कंज्यूमर्स के लिए। तो ये वोल्टेजेस लेवल आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। क्वेश्चन के साथ ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन करा दिया। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 62। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, कैलकुलेट द फॉर्म फैक्टर ऑफ अ वोल्टेज V इज इक्वल टू 200 साइन ऑफ 2 पाई ऑफ 60, ठीक है। इसमें हमें फॉर्म फैक्टर
पूछा गया है। फॉर्म फैक्टर का तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना होगा कि इट इज़ अ रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू टू एवरेज वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमें वोल्टेज का इक्वेशन आपको ध्यान में रखना होगा, V इज इक्वल टू वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी, ये ओमेगा का वैल्यू है कम्प्लीटली, ओके। और ये है हमारा Vm। अभी तो Vm का वैल्यू हमारे पास गिवन है जो कि हमारे पास 200 वोल्ट्स है, ठीक है। तो हम लोग उससे RMS वैल्यू निकालेंगे, तो VRMS का वैल्यू क्या हो जाएगा, मैं इसको 0.707 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम लोग 200 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते तो हमें मिलेगा 141.4 वोल्ट्स VRMS का वैल्यू, ठीक है। ये आ गया हमारा VRMS का वैल्यू। अभी हमें एवरेज वैल्यू का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू क्या होता है हमारा, ट्वाइस अपॉन पाई इंटू VM, ठीक है। तो V एवरेज का वैल्यू हो गया, ठीक है, V एवरेज का ये वैल्यू हो गया, ओके। तो ये हो हमारा 2/पाई इंटू VM। तो यहाँ पे VM का वैल्यू कितना है हमारे पास 200, 2/पाई मल्टीप्लाई करते 0.637 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि 2/पाई का जो वैल्यू होता है, ठीक है, 2/पाई का वैल्यू होता है 0.637, करेक्ट। 0.637 इंटू 200, इसका वैल्यू आ जाएगा V एवरेज का वैल्यू 127.32, ओके। इसी को अगर हम लोग इस फॉर्म फैक्टर के जो फॉर्मूला में है, ये जो है इसका डेफिनेशन है, इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं VRMS 141.4 वोल्ट बाय 127.32। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते तो सिंपली आपका जो वैल्यू आ जाएगा ये आ जाएगा 1.11, ठीक है। 141.4 डिवाइडेड 127.32, ओके। देखिए हमने एक बार फिर से करके देख लिया इसको, 1.11 ये इसका करेक्ट आंसर आता है, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन में सिंपली यहाँ पे फॉर्म फैक्टर पूछा था आपको, बट यहाँ पे उन्होंने इक्वेशन दिया था, तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से 1 से 2 क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली पूछ जाते हैं। इसमें हमने 3 हमारी चीज़ें कंसेप्ट क्लियर होगी। सबसे पहले तो हमने क्या देखा, VRMS का फॉर्मूला क्या है 0.707 इंटू VM है, ठीक है। V एवरेज का फॉर्मूला क्या है 2/पाई, जिसको हम लोग 0.637 इंटू VMs लिखते हैं, तो जाके हमारा V एवरेज का वैल्यू आया। और फॉर्म फैक्टर का डेफिनेशन था RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। अगर आपको यहाँ पे पीक फैक्टर पूछा जाता तो पीक फैक्टर का फॉर्मूला क्या था, आई चेंज द कलर सो दैट आपको इसको ध्यान में रख सको। ध्यान में रखिएगा, ये काफ़ी बार हमें कन्फ्यूजन होता है। पीक फैक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा मैक्सिमम वैल्यू, इसका डेफिनेशन भी पूछा जाता है, मैक्सिमम वैल्यू अपॉन RMS वैल्यू, करेक्ट। पीक फैक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू अपॉन RMS। फॉर्म फैक्टर का क्या था, RMS अपॉन एवरेज, ठीक है। और इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी, ओके। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर 63। अ 3-phase 500 volt motor load has a power factor of 0.4. 2 wattmeter connected to measure their inputs reads 20 किलोवाट एंड 10 किलोवाट। फाइंड द रिएक्टिव पावर। हमें रिएक्टिव पावर पूछा गया है। अगर हमारे पास एक 3-phase मोटर है, 3-phase मोटर लोड है जिसका पावर फैक्टर 0.4 है, 2 वाटमीटर मेथड जो है 2 पावर फैक्टर पावर मेजरमेंट का जो मेथड है हमारा मेजरमेंट ऑफ 3-phase पावर, उससे हमारा 1 वाटमीटर क्या है W1 का आ रहा है 20 किलोवाट और W2 का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है हमारा 10 किलोवाट, ओके। इस केस में हमें पूछा गया कि रिएक्टिव पावर कितना होगा, ओके। तो टोटल पावर इन द सर्किट कितना हो जाएगा, P विल बी इक्वल्स टू W1 प्लस W2, ओके। टोटल पावर और रिएक्टिव पावर क्या आएगा, Q इज इक्वल्स टू √3 W1 माइनस W2, करेक्ट। तो ये वैल्यूज हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेते थे। √3 टाइम्स ऑफ W1 का वैल्यू कितना है हमारे पास 20 किलोवाट माइनस W2 का वैल्यू कितना है 10 किलोवाट, ठीक है। तो 17.42 kVAR ये आपका वैल्यू हो जाएगा Q, दैट मीन्स रिएक्टिव पावर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, सिंपल है, ठीक है। इसके 2-3 डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज आती है। 3-phase 2-phase 2 पावर फैक्टर मेथड जो है हमारा, जो 2 वाटमीटर मेथड है 3-phase पावर फैक्टर 3-phase पावर मेजरमेंट का, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसका जो एक चार्ट आता है, ठीक है, इसमें एक बेसिकली मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs पे ऑलरेडी अपलोड करा दिया, हैंड रिटन चार्ट है वो, उसको ध्यान से देखिएगा। उसके ऊपर एक 100% एक क्वेश्चन हर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। उसमें बेसिकली क्या है, आपके 2-3 डिफरेंट फैक्टर्स आते हैं, 2-3 हमारे पास कंडीशंस आती है। अगर हमारा एक पावर फैक्टर अगर 0 रीड करता है, अगर एक कॉस पावर फैक्टर एक cos phi हमारा 0 आता है, या फिर हमारा
कॉस फाई का वैल्यू अगर हमारा 90 आता है, ठीक है, दैट मीन्स फाई का वैल्यू अगर हमारा 90 आता है, तो उस केस में हमारी क्या क्या डिफरेंट कंडीशंस रहेंगी, उस चार्ट में मैंने ऑलरेडी अपलोड करा थे, वो ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, प्लीज़ जाके देखिएगा ध्यान से। मैं हम भी अभी आपको बता रहा हूँ 100% एक क्वेश्चन उसमें से आता है, ठीक है। आपको अगर टेलीग्राम के लिंक चाहिए होंगे तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिए, या फिर आप सिंपली आपके टेलीग्राम में Coachify_official को सर्च कर सकते हो और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs को आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो, आपको हमारे चैनल्स वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसका फिलहाल के लिए आंसर था ऑप्शन सी 17.32 kVAR, ओके। रिएक्टिव पावर पूछा था और उसको हम लोग मेजर करते हैं kVAR में, ओके। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 64। अकॉर्डिंग टू द ग्रिड स्टैंडर्ड रेगुलेशन बाय CEA, दैट मीन्स सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, द मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू ऑफ वोल्टेज अनबैलेंस फॉर द 220 kV लाइन इज 220 kV के लिए मैक्सिमम परमिसिबल टॉलरेंस कितना है, अनबैलेंस कितना हो सकता है। या फिर अकॉर्डिंग टू द हम लोग ऐसा कर सकते हैं, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी जो है उसके अकॉर्डिंग हमारे जो स्टैंडर्ड्स है, ग्रिड स्टैंडर्ड्स हैं हमारे, मैक्सिमम परमिसिबल हमारा अनबैलेंस कितना होना चाहिए अगर हमारे पास 220 kV का लाइन है, तो वो होना चाहिए हमारा 2% का। ये बात यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया, इसका ऑप्शन ए तो करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। बट अभी मैं आपको और बता देता हूँ, नॉमिनल सिस्टम वोल्टेज अगर हमारा दूसरा है, ठीक है, आई चेंज द कलर, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, 765 है, या फिर अगर हमारा 400 kV है, ठीक है, उस केस में हमारा 1.5% आता है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन पूछा गया था, बट ये बात ध्यान में रखिएगा, 765 एंड 400 kV के लिए 1.5 आता है, और हमारा 33 से लेके 132 kV का वैल्यू है, तो उस केस में हम लोग 3% तक टॉलरेट कर सकते हैं, वोल्टेज अनबैलेंस टॉलरेट कर सकते हैं। बट लेकिन 220 के लिए 2%, 765 के लिए जितना हमारा वोल्टेज ज़्यादा हो रहा है उतना हमारा टॉलरेंस कम हो रहा है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 33 से लेके 132 तक हमारा 3% टॉलरेंस था, दैट मीन्स अगर वो 3% तक हम लोग टॉलरेट कर पा रहे, उसके बाद में हमारा 220 kV आया था, तो उसमें सिर्फ हम लोग 2% तक ही वोल्टेज अनबैलेंस को टॉलरेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द CEA। और अगर हमारा वोल्टेज और भी बढ़ता है, जैसे हमारा 765 या फिर हमारा 400 kV नॉमिनल सिस्टम वोल्टेज RMS का, तो हम लोग सिर्फ 1.5% ही टॉलरेट कर सकते हैं वोल्टेज अनबैलेंस को। ये हमें बताता है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, और इसका काफ़ी अच्छा से मैंने एक सेशन मैंने हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs पे ऑलरेडी अपलोड करा दिया, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, ये आपको ध्यान से देख के जाने हैं, हर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एग्जामिनेशन में उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, ओके। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 65। फॉर एन आइडेंटिकल DC जनरेटर, व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ पोल्स सच दैट EMF जनरेटेड इन केस ऑफ लैप वाइंडिंग एंड वेव वाइंडिंग कॉन्फ़िगरेशन विल बी सेम। एक दो आइडेंटिकल DC जनरेटर है, तो ऐसे हमें नंबर ऑफ पोल्स कैसे डिफाइन करने होंगे, सो दैट हमारा जो EMF जनरेट होगा, अगर हमारी कंडीशन जो केसेस है, हमारी जो वाइंडिंग्स है वो लैप वाउंडेड है, या फिर अगर हमारी वेव वाइंडिंग है, तो उस केस में सेम आना चाहिए, ठीक है। तो आपको तो ये बात ध्यान में आई होगी कि लैप वाइंडिंग के लिए क्या होता है, देखिए लैप वाइंडिंग के लिए A इज इक्वल टू P होता है, दैट मीन्स नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स होता है, ठीक है, ओके। और वेव वाइंडिंग के लिए आपको क्या कंडीशन रहती है, जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज इक्वल टू नंबर ऑफ ब्रशेस, दैट मीन्स 2, A इज इक्वल टू 2 होता है, ठीक है। तो अगर हमें सेम EMF चाहिए, तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ मस्ट बी सेम, दैट मीन्स हमारे पास जो A इज इक्वल टू P का ये कंडीशन होना चाहिए, ठीक है, सेम आने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे लैप वाइंडिंग के लिए और वेव वाइंडिंग के लिए अगर हम लोग हमारा पोल्स का वैल्यू 2 रखते हैं, तो भी जाके ये पॉसिबल हो पाएगा, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। देखिए काफ़ी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, बट लेकिन सिंपल है, इसको अगर एक बार आपको इसको समझ गए तो काफ़ी आसान है इसको अटेम्प्ट करना, ठीक है, सिंपल है। फॉर एन आइडेंटिकल DC जनरेटर, अगर हमारे पास नंबर ऑफ पोल्स अगर 2 हो जाते हैं, तो जाके हमारा जो वैल्यू है, ये वैल्यू जो दैट मीन्स EMF जो जनरेट होगा वो सेम रहेगा लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग के लिए, तब जाके हमारा सिर्फ पोल्स का वैल्यू सिर्फ 2 ही होना चाहिए, ठीक है, तभी जाके हमारा EMF जो जनरेट होगा वो सेम होगा, ठीक है। तो ये था इसका बेसिक समरी इस क्वेश्चन का, ठीक है। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 66। विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट डू नॉट हैव अ नॉन लीनियर स्केल। नॉन लीनियर स्केल किस इंस्ट्रूमेंट की नहीं है, तो वो हमारी PMMC इंस्ट्रूमेंट की नहीं है, ओके। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, EMMC इंस्ट्रूमेंट
मूविंग आयन इंस्ट्रूमेंट या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट का इसका जो डिफ्लेक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखिए सबसे पहले तो ईएमएमसी का हम लोग डिस्कस करते हैं। इसका जो डिफ्लेक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ करंट। दैट मीन्स थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई स्क्वायर। ओके, ये हो गया ईएमएमसी। इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए क्या होता है हमारा, वो होता है थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वी स्क्वायर। करेक्ट, ये भी नॉन लीनियर स्केल हो गया। मूविंग आयन के लिए क्या होता है हमारा, ओके, वो होता है थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई स्क्वायर। ओके, डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। और पीएमएमसी के लिए आई विल चेंज द कलर। ओके, पीएमएमसी के लिए जो दैट मीन्स परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट के लिए जो डिफ्लेक्शन होता है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ये फिर नॉन लीनियर में आता है हमारा, ये हमारा लीनियर स्केल में आता है। ठीक है, ये तो बाकी नॉन लीनियर है क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है, तो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट जो है हमारा लीनियर स्केल में आता है। तो ये यही हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये बाकी तीनों भी आपको ध्यान में रखने होंगे। ठीक है, सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। इकोनोमाइजर आर यूज टू हीट। इकोनोमाइजर हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं? इट इज़ यूज टू हीट द फीड वाटर। जो फीड वाटर को हीट करने के लिए यूज़ होता है उसी को हम लोग कहते हैं इकोनोमाइजर। ओके, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फीड वाटर हीटर, जो कि हमारा वेस्ट हीट जो रहती है फ्लू गैसेस से वो हमारी यूटिलाइज कराता है। उस गैसेस से हमारा जो वाटर है उसको जो फीड वाटर है हमारा उसको हीट अप करने के लिए ये इकोनोमाइजर डिवाइस यूज़ होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, और ये इकोनोमाइजर कहाँ पे लगा हुआ रहता है? ये बिफोर एयर प्रीहीटर, जहाँ पे हमारा फ्लू गैस का पाथ रहता है। ठीक है, और ये इकोनोमाइजर एफिशिएंसी बढ़ाने का भी काम करता है हमारे सिस्टम का। ओके, ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर था। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 68। अ सर्किट ब्रेकर इज रेटेड एट अ 1450 एम्पियर, 1200 MVA, 33 kV, 3 seconds, 3 फेज ऑयल सर्किट ब्रेकर। इसमें ब्रेकिंग कैपेसिटी पूछा गया है। ठीक है, तो ब्रेकिंग कैपेसिटी हमारे पास क्या होता है, इट एक्सप्रेसेस द हाईएस्ट नंबर ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट दैट अ ब्रेकर आर कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन। दैट मीन्स ये एक हाईएस्ट नंबर ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट है जो कि हमारा ब्रेकर कैपेबल है उसको ब्रेक करने के लिए कुछ स्पेसिफाइड जो गिवन कंडीशन रहते हैं उसके अंदर। ठीक है, ऑफ ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेजेस एंड पावर फ्रीक्वेंसी वोल्टेजेस, और वो जो है हमारा हम लोग एक्सप्रेस करते हैं किलो एम्पियर्स में। ठीक है, आरएमएस, जब हमारा कॉन्टैक्ट सेपरेट होता है। तो जो ब्रेकिंग कैपेसिटीज है हमारी दो टाइप में डिवाइड होती है ब्रेकिंग करंट में, वो होता है हमारा सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट और हमारा असिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट। मेकिंग करंट क्या होता है आपको वो भी ध्यान में रखना होगा, 2.55 टाइम्स ऑफ सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट। ठीक है, तो अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो जो MVA रेटिंग है हमारा 1200 MVA है, तो हमारी जो ब्रेकिंग कैपेसिटी जो पूछी गई तो वो हमारी 1200 MVA हो जाएगा इस केस में। ठीक है, जो हमारी कैपेसिटी पूछी गई है ब्रेकिंग कैपेसिटी तो ये हमारी 1200 MVA। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर था। वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 69। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेल्फ स्टार्टिंग मोटर। यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस गिवन है उसमें से कौन सी सेल्फ स्टार्टिंग मोटर नहीं है? ठीक है, तो काफ़ी सिंपल सा इसका आंसर है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है। देखिए होता क्या है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में, क्योंकि हमें एक मोटर को रन करने के लिए एटलीस्ट 2 फेजेस की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, 2 हमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट रहती है। जब हमारा AC सप्लाई किया जाता है स्टेटर को सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को, तो वो हमारा एक फ्लक्स प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है φm। ठीक है, तो डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी के अकॉर्डिंग जो अल्टरनेटिंग फ्लक्स जो है φm जो है हमारा 2 कंपोनेंट में डिवाइड होता है, एक φm/2 में जो कि अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होता है टू द सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, और इसी के कारण जब हमारा स्टार्ट होता है दोनों भी फ्लक्स जो कंपोनेंट रहते हैं φm/2 वो हमारे एग्जैक्टली अपोजिट रहते हैं एक दूसरे के और इक्वल इन मैग्नीट्यूड भी रहते हैं, तो वो दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और उसके कारण कोई भी टॉर्क जो है जो रोटेट होने के लिए हमें रिक्वायरमेंट रहती है, सबसे इनिशियल रिक्वायरमेंट रहती है, वो हमारा 0 हो जाता है उसी केस में। तो इसी के कारण हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर फेल होता है स्टार्ट करने के लिए। इट इज़ नॉट अ सेल्फ स्टार्टिंग मोटर, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 70। द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेटिक सर्किट ऑफ अपोजिंग द पैसेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन्स इज कॉल्ड एज। काफ़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक सर्किट ऑफ अपोजिंग पैसेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन। जैसे हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये एक रजिस्टर है, ठीक है, ये हमने यहाँ पे बैटरी लगा दी,
इसका जो एक ये कंडक्टर है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये वोल्टेज है प्लस माइनस, और ये एक रेजिस्टेंस है। इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, इसको रेजिस्ट कर रहा है या रेजिस्टेंस, ठीक है, इस कंडक्टर का, ठीक है, ये प्लाथ का। उसी तरीके से जो मैग्नेटिक सर्किट के अंदर ये जो मैग्नेटिक एक वाइंडिंग लगा दिया हमने, ठीक है, जो फ्लक्सेस फ्लो होता है जिसको हम लोग कहते हैं फाई, इसको अपोज करने के लिए जो प्रॉपर्टी रहती है उसी को हम लोग कहते हैं रिलक्टेंस। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर था। और देखिए ये बात कैसे है, ये एनालॉगस है हमारे रेजिस्टेंस की। जैसे हमारा रेजिस्टेंस रहता है हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में, उसी तरीके से हमारे पास रिलक्टेंस रहता है हमारे मैग्नेटिक सर्किट में, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखने की। और रिलक्टेंस हम लोग कैसे रिफाइन करते हैं, ये हमारा MMF बाय फ्लक्स, ठीक है, इट इज़ MMF बाय फ्लक्स। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। और रिलेक्टेंस को हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिखते हैं, R=1/μ A, या फिर 1/μ0 इंटू म्यू R इंटू A, करेक्ट। तो रिलेक्टेंस अपोजिट द पैसेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस, ओके, और वो एनालॉगस है हमारे रेजिस्टेंस पे। एनालॉजी भी आपको ध्यान में रखनी होगी मैग्नेटिक सर्किट्स पे। देखिए उसी सेशन जो मैंने ऑलरेडी अपलोड करा दिया, मैग्नेटिक सर्किट्स, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक सर्किट एनालॉजी का, जो हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs पे है ऑलरेडी अपलोडेड, उसी पे से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मैं आपको काफ़ी बार बताया, जो हमारे प्रीवियस सेशन है वो मैंने काफ़ी अच्छे से आपके लिए प्रिपेयर किए। उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन हर एक सेशन से आपको डेफिनेटली हर एक इंजीनियरिंग के एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर था अभी फिलहाल के लिए ऑप्शन सी। ठीक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 71। द नो लोड टेस्ट ऑन अ ट्रांसफार्मर इज कंडक्टेड मेनली टू डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग लॉसेस। नो लोड ट्रांसफार्मर पे टेस्ट करते हैं, तो हमारे क्या फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, नो लोड, दैट मीन्स ओपन लोड टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो हम लोग करते हैं ट्रांसफार्मर्स के ऊपर। ठीक है, तो हम लोग उससे कोर लॉसेस को डिफाइन कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर था। इससे हम लोग कोर लॉसेस भी फाइंड आउट करते हैं, नो लोड करंट भी फाइंड आउट करते हैं, नो लोड करंट भी फाइंड आउट करते हैं इससे, या फिर अगर हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी हम लोग फाइंड आउट करते हैं इससे, या फिर शंट पैरामीटर। शंट पैरामीटर जो कि हमारे है मैग्नेटाइजिंग इम्पीडेंस, ये भी हमें फाइंड आउट कर सकते हैं हमारे नो लोड टेस्ट से। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, which is question number 72. Consider a series circuit of resistance and an inductance both having a 5 ohms resistance. A potential difference of 100 volt RMS is applied to it. एक हमारे पास सीरीज सर्किट है रेजिस्टेंस का और एक इंडक्टेंस है, जिसका दोनों का जो वैल्यू है, दोनों का जो वैल्यू है, दैट मीन्स रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस का, वो है 5 ohms का। ओके, अगर एक पोटेंशियल डिफरेंस एक वोल्टेज सोर्स 100 वोल्ट RMS का अप्लाइड किया जाए, एंड इफ अप्लाइड वोल्टेज इज 0 वोल्ट एट सर्टेन इंस्टेंट एंड इट्स इंक्रीजिंग द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टिव रिएक्टेंस एट दैट इंस्टेंट। अगर हमारा वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज 0 हो जाता है कोई इंस्टेंट पे और इंक्रीज होता है, तो उस केस में हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप होगा अक्रॉस द इंडक्टिव रिएक्टेंस वो कितना होगा, ये पूछा गया है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, Z इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, R प्लस JX, दैट मीन्स दोनों भी सेम वैल्यू है, तो 5 प्लस J5, ये हमारा क्या होता है 5√2। ठीक है, ओम्स पोलर फॉर्म में अगर हम लोग इसको निकालते तो इनपुट वोल्टेज हमारा 100 वोल्ट RMS का। ठीक है, तो सिंपली हम लोग करंट निकालेंगे, I इज इक्वल टू V/Z 100/5√2, तो 10√2 ये हमारा वोल्ट करंट आ जाएगा इसका। ओके, 10√2 एम्पियर्स। और यहाँ पे हमें पूछा गया वोल्टेज ड्रॉप पूछा गया। वोल्टेज ड्रॉप को हम लोग कैसे निकालते हैं, IR से निकालते हैं, बट यहाँ पे रेजिस्टेंस ना लेते हुए यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस पूछा गया, तो हम लोग क्या करेंगे, I इंटू XL करेंगे। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे, तो ठीक है, आई चेंज द कलर सो दैट आप यहाँ पे कन्फ्यूज ना हो। ठीक है, I इंटू XL करेंगे, इसको इरेज ही करते थे हम लोग। ठीक है, I इंटू XL। ठीक है, तो I का वैल्यू कितना है हमारा 10√2 एम्पियर इंटू XL का वैल्यू कितना है 5। ठीक है, तो 50√2 वैल्यू आ जाएगा हमारा वोल्टेज ड्रॉप का। ऑप्शन भी इस केस में हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है,
ये जो रेक्टेंगुलर टू पोलर कन्वर्जन है, ये मैंने एक हमारे इंस्टाग्राम पे पेज पे ऑलरेडी अपलोड करे थे, उस पर आप जाके फॉलो करिएगा, देखिएगा उस पेज पे हम लोग जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज रहते हैं, जो टर्मिनोलॉजीज रहते हैं, ये हम लोग एक पोस्ट के द्वारा हम लोग वहाँ पे अपलोड करते रहते हैं। सिंपली अगर ये जो पेज है हमारा, आप उसको रिफ्रेश करके एक बार एग्जामिनेशन से पहले एक बार रेफ़र करके जाते हैं तो उससे काफ़ी ज़्यादा आपको डेफिनेटली फ़ायदा होता है। और हम लोग रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर रिलेटेड टू द जनरल नॉलेज से रिलेटेड हम लोग आपको पोस्ट वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे थे, काफ़ी यूज़फुल और इंटरेस्टिंग पोस्ट रहते अदर दैन द दिस कोर सब्जेक्ट। ओके, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। और आपको फॉलो करना तो सारे जो लिंक्स है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करके जाके देख सकते हो, ठीक है। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 73। What is the average value of a sinusoidally alternating voltages if its maximum value is equals to the 10√2 volt? एवरेज वैल्यू पूछी गई है एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज की, अगर उसकी मैक्सिमम वैल्यू है 10√2 वोल्ट्स। ओके, तो आपको ध्यान में रखना होगा VRMS का फॉर्मूला क्या है, वो है हमारा VM/√2। ओके, एवरेज वैल्यू का क्या है, V एवरेज, वन सेकेंड आई erase दिस, V एवरेज इज इक्वल टू ट्वाइस VM/पाई, मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। और VM क्या है, हमारा पीक वैल्यू है, तो हमारे पास मैक्सिमम वोल्टेज है कितना है 10√2 वोल्ट, करेक्ट। तो हमें एवरेज वैल्यू का पूछा था, सिंपली यहाँ पे व्हाट विल बी द एवरेज वैल्यू, तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते इसी इसमें, ठीक है। 2 × 10√2 अपॉन पाई, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 9 वोल्ट, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू उन्होंने डाली थी, तो ये हमारा ऑप्शन बी जो है हमारा इस केस में करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 74। द फिनोमेना ऑफ इंटरमिटेंट आर्क टेकिंग प्लेस एट अ लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट ऑफ अ 3-phase सिस्टम विद कॉन्सिक्वेंट प्रोडक्शन ऑफ अ ट्रांजिएंट इज नोन एज। एक जो फिनोमेना होता है इंटरमिटेंट आर्क प्रोड्यूस होने का लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के अंदर, 3-phase सिस्टम के अंदर, उसमें हमारे कॉन्सिक्वेंट डायरेक्ट ट्रांजिएंट हमारे प्रोड्यूस होते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं आर्किंग ग्राउंड। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स द फिनोमेना ऑफ इंटरमिटेंट आर्क टेकिंग प्लेस इन ड् लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट ऑफ अ 3-phase सिस्टम विद अ कॉन्सिक्वेंट प्रोडक्शन ऑफ अ ट्रांजिएंट इज ऑल्सो नोन एज अ आर्क ग्राउंड। और ये होता है हमारे ड्यू टू लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट इन अ 3-phase सिस्टम। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी, इट इज ऑल्सो नोन एज अ आर्किंग ग्राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 75। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ हंटिंग इन अ सिंक्रोनस मशीन। हंटिंग का एक कॉज कौन सा नहीं है इसमें से, चेंज इन अ लोड, साइक्लिक वेरिएशन ऑफ अ लोड टॉर्क, चेंज इन अ फील्ड करंट, चेंज इन अ सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो चेंज इन सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज नॉट अ कॉज ऑफ अ हंटिंग। जो हंटिंग होता है हमारे सिंक्रोनस मशीन में, जहाँ पे हमारा जो पोल्स है एक दूसरे को हंट करते हैं, ठीक है, वो स्टेबलाइज नहीं रहते, उस केस में चेंज इन लोड के कारण नहीं होता है, वो साइक्लिक वेरिएशन ऑफ लोड टॉर्क के कारण भी होता है और चेंज इन फील्ड करंट के कारण भी होता है। और ये हंटिंग को रिड्यूस करने के लिए हम लोग डैम्पर वाइंडिंग भी यूज़ करते हैं, फ्लाईव्हील भी यूज़ करते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी की। और उस केस में अगर हंटिंग ज़्यादा किया जाए एक लेवल के ऊपर, तो उस केस में लॉस ऑफ सिंक्रोनिज्म भी हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, बिकॉज इट इज़ नॉट अ कॉज ऑफ अ हंटिंग इन अ सिंक्रोनस मशीन, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर था। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय द वे। ओके, तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वेव वाइंडिंग इज सुटेबल फॉर अ डैश वोल्टेज डैश करंट डीसी जनरेटर। तो वेव वाइंडिंग जो है हमारे हाई वोल्टेज और लो करंट एप्लीकेशंस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए वेव वाइंडिंग इट इज सुटेबल फॉर हाई वोल्टेज एंड लो करंट। इसी के साथ मैं आपको इसका लिख देता हूँ, ठीक है, लैप वाइंडिंग का, ये भी आपको कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। और वेव वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज इक्वल टू 2 होते हैं, ये भी अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है। और लैप वाइंडिंग जो है ये बेसिकली लो वोल्टेज के लिए और हाई करंट के लिए यूज़ होती है, ठीक है। ये दोनों भी आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। इसमें से कोई भी एक पूछा जा सकता है क्वेश्चन। सो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन ए। ओके, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 77। द फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट वॉज बिल्ट इन इंडिया एट।
सबसे पहला हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो कहाँ पे बिल्ड किया गया था, वो किया गया था तारापुर के अंदर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 78। अ जनरेटिंग स्टेशन हैज़ अ कनेक्टेड लोड ऑफ 43 मेगावाट एंड अ मैक्सिमम डिमांड ऑफ 20 मेगावाट, कैलकुलेट द डिमांड फैक्टर। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, डिमांड फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, इसके ऊपर डेफिनेटली एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। ठीक है, जैसे अभी आपको पता होना चाहिए डिमांड फैक्टर का रेशियो क्या है। इट इज़ अ रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिमांड अपॉन टोटल कनेक्टेड लोड। ये है हमारा डिमांड फैक्टर का रेशियो। इट इज़ रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिमांड अपॉन टोटल कनेक्टेड लोड। ओके, तो कनेक्टेड लोड 43 मेगावाट है और मैक्सिमम डिमांड है हमारे पास 20 का, तो डिमांड फैक्टर क्या हो जाएगा? ठीक है, मैक्सिमम डिमांड 20 अपॉन 43। ठीक है, 0.46 ये हमारा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन डी, कैलकुलेट द डिमांड फैक्टर जो आ जाएगा हमारा डिमांड फैक्टर 0.46। ओके, और इसका जो वैल्यू है इट इज़ यूजुअली लेस देन 1। ठीक है, ओके, डाइवर्सिटी फैक्टर का जो वैल्यू रहता है ऑलवेज ग्रेटर देन 1 रहता है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना होगा। और अगर आपको पूछा गया कि डिमांड फैक्टर बेसिकली हमें इंटरव्यू में कभी पूछा गया आपको कि डिमांड फैक्टर हमें किसके लिए बेसिकली हम लोग उसको डिमांड फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, बीइंग एन इंजीनियर यू शुड नो। तो ये हम लोग बेसिकली जो कैपेसिटी रहती है हमारी प्लांट इक्विपमेंट की, उसको डिटरमाइन करने के लिए हमारा डिमांड फैक्टर काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रोल प्ले करता है उसमें। ठीक है, जो कैपेसिटी रहती है हमारी, लिख देता हूँ, आप ध्यान से पढ़िएगा, कैपेसिटी ऑफ प्लांट इक्विपमेंट, इसको डिटरमाइन करने के लिए ही हमारा एक ये डिमांड फैक्टर हमें काम में आता है। ठीक है, जनरेटिंग स्टेशंस में। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी होगी, डिमांड फैक्टर का रेशियो क्या है, मैक्सिमम डिमांड अपॉन टोटल कनेक्टेड लोड। ये 0.46 इसका वैल्यू आ गया। ओके, एंड इट इज ऑलवेज लेस देन 1। We'll see the next question, which is question number 79. Okay, a universal motor is preferred for which application? काफ़ी सिंपल सा सवाल है, काफ़ी बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। यूनिवर्सल मोटर ये हमारे हाई स्पीड हाई टॉर्क के लिए हम लोग उसको यूज़ करते हैं। बेसिकली हमारे मिक्सिस में जो मिक्सर ग्राइंडर्स रहते हैं हमारे घर पे, उसमें हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पे 4 मोटर्स मैं आपको लिख देता हूँ, सो दैट आप उसको ध्यान से दिखेगा। ठीक, कभी कभी वो भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। यूनिवर्सल मोटर तो हमने निकाल लिया, जो कि हमारा हाई स्पीड और हाई टॉर्क के लिए। कैपेसिटर रन मोटर कभी कभी पूछा जाता है। कैपेसिटर रन मोटर जो है हमारी, वो हमारी उसका लो स्टार्टिंग टॉर्क रहता है और हाई पावर फैक्टर रहता है। ठीक है, ये तो एक हो गई कैपेसिटर रन मोटर। अभी हम लोग दूसरा दिखते हैं। दूसरी आपको कभी पूछी जाती है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। तो वो जो है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में उसका स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो रहता है हाई, और जो पावर फैक्टर है वो उसका लो रहता है। ठीक है, ये दो आपको वैल्यूज, दोनों जो टर्म्स बताई मैंने, दैट मीन्स जो मोटर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का हाई स्टार्टिंग टॉर्क रहता है और पावर फैक्टर लो रहता है। कैपेसिटर रन मोटर का लो स्टार्टिंग टॉर्क रहता है और पावर फैक्टर हाई रहता है। ये दोनों वैल्यूज बताई। और हिस्टैरिसीस मोटर का पावर फैक्टर भी लो रहता है और लो स्टार्टिंग टॉर्क दोनों भी रहता है। ठीक है, हिस्टैरिसीस मोटर का ये थर्ड कंडीशन, ये तीनों भी वैल्यूज आपको ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, एग्जामिनेशन में कोई भी पूछ जाता है। ठीक है, मैं सारे ये पॉइंट्स इसलिए बताता हूँ, जो भी मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ वो तो इंपॉर्टेंट रहता ही है, बट इसके अलावा जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ उसमें से काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाए, इसलिए आपको सेशंस को ध्यान से देखना होगा। ठीक है, सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 80। बाय इंप्रूविंग द पावर फैक्टर ऑफ अ सिस्टम द किलोवाट आवर डिलीवर्ड बाय द जनरेटिंग स्टेशन इज। अगर हमारा पावर फैक्टर इंप्रूव होता है सिस्टम का, तो जो किलोवाट आवर जो डिलीवर किया जाता है वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, कि क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या होगा, हमारा इंक्रीज़ होगा। अगर हमारा पावर फैक्टर इंप्रूव होता है, कल के सेशन में मैंने आपको बताया था, अगर पावर फैक्टर हमारा इंप्रूव होता है तो जो हमारी एक्टिव ट्रांसमिशन कैपेसिटी रहती है हम लोग बढ़ा पाते हैं। ठीक है, तो जो किलोवाट आवर जो डिलीवर होता है वो हम लोग इंक्रीज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो रिएक्टिव पावर हम लोग VI sin phi से मेजर करते हैं और
अपेरेंट पावर के वी ए रहता है हमारा, सिंपली वी आई से हम लोग उसको डिनोट करते हैं, ठीक है। और रियल पावर इन किलोवाट में रहता है, तो वी आर हमारा के वी ए आर, ठीक है। एक्टिव पावर जिसको हम लोग कहते हैं वी आई कॉस ऑफ फाइव, ये हमारा किलोवाट के अंदर रहता है। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो पावर फैक्टर अगर हम इम्प्रूव होता है तो किलोवाट आवर जो डिलीवर होता है वो भी हमारा इंक्रीज हो जाता है। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 81। इन हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, HRC फ्यूज हम लोग जिसको कहते हैं, इट डज नॉट हैव विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से जो मटेरियल्स है पे सिल्वर, सिरेमिक, जिंक एंड लीड, इसमें से कौन सा मटेरियल उसमें यूज़ नहीं होता है, तो उसमें सिरेमिक यूज़ नहीं होता है। ध्यान में रखिएगा, जो फ्यूज़ वायर के लिए मेनली कौन से देखिए HRC फ्यूज़ वायर के लिए जो फ्यूज़ वायर रहता है उसमें हम लोग मेनली क्या क्या यूज़ करते हैं, टिन, लीड या फिर जिंक, सिल्वर, और यहाँ पे एंटीमनी, कॉपर या फिर एल्यूमिनियम, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखने की फ्यूज वायर के लिए। और जो फिलिंग मटेरियल रहता है उसके अंदर चॉक रहता है, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस रहता है, कॉर्ड्स रहता है, फिर मार्बल डस्ट, या फिर जो कि हमारा आर्क क्वेंचिंग का काम करते हैं, कूलिंग मीडियम का काम करते हैं, वो उसके जहाँ पे ये कांटेक्ट रहता है वहाँ पे जो फिलिंग मटेरियल रहता है, ठीक है। ये अगर मान लो कांटेक्ट हो गया इसका, ठीक है, तो यहाँ पे जो फिलिंग रहता है वो बेसिकली चॉक, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कॉर्ड्स या फिर डस्ट रहती है, ठीक है, जो कि हमारा आर्क को क्वेंच करने के लिए, आग को बुझाने के लिए काम में आता है, आर्क को और उसका कूलिंग मीडियम करके भी वहाँ पे काम में आता है। बट यहाँ पे सिरेमिक यूज़ नहीं होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 82। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। A 250 volt shunt motor has a armature current of 100 amperes and it runs at a speed of 300 rpm. The armature resistance is 0.01 ohms, and if the shunt field is reduced to 50% of its normal value and the armature current is to be 50 amperes, then the new speed of the shunt motor will be, okay। अगर हमारे पास 250 वोल्ट शंट मोटर है जिसका आर्मेचर करंट है 100 एम्पियर्स और वो रन होती है 300 आरपीएम से, एक और उसका आर्मेचर रेजिस्टेंस भी है 0.1 ओम्स, अगर उसका शंट फील्ड जो है हम लोग रिड्यूस करते हैं 50% से उसकी नॉर्मल वैल्यू से, और उसका आर्मेचर करंट जो है हमारा वो 50 एम्पियर्स पे आता है, तो उस केस में नया स्पीड क्या होगा शंट मोटर का, ये पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग बैक ईएमएफ निकाले थे, दो केसेस बनेंगे यहाँ पे, ओके। सबसे पहले केस क्या है हमारे पास, देखिए सबसे पहले तो हमें बैक ईएमएफ निकालना पड़ेगा EB1 का वैल्यू, ओके। आई विल इरेज दिस ऑल ऑफ द थिंग्स। EB1, ओके, तो उस केस में VT माइनस RA1 इंटू RA1 हो जाएगा, ठीक है। तो VT टर्मिनल वोल्टेज कितना था हमारे पास 250 वोल्ट का, 250 माइनस IA कितना था हमारे पास यहाँ पे 100 एम्पियर्स का है, करेक्ट। और यहाँ पे RA का वैल्यू यहाँ पे है, हाँ देखो यहाँ पे 0.1 है, 0.1, ओके। तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा 240 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है, EB1 का, बैक ईएमएफ 1 का, ओके। क्योंकि आपको ये बात ध्यान में रखनी कि EB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, दैट मीन्स AB इज इक्वल टू NP5Z अपॉन 68। तो N जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बैक ईएमएफ और 5 पे, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 5 पे। तो इस केस में N जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है EB से, तो हम लोग रेशियो अगर दो रेशियोज निकाल पाएंगे तो तभी जाके हमारे पास उसका जो स्पीड है वो भी हम लोग निकाल पाएंगे, ठीक है। तो अभी तो यहाँ पे ये इरेज करना होगा हमें, ये यहाँ से हम लोग हटा देते हैं सो दैट आप कंफ्यूज ना हो। विल टेक दिस कलर। अगर नेक्स्ट केस में हमारे 50% से अगर हम लोग शंट फील्ड हम लोग रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है, और आर्मेचर करंट हमारे पास 50 एम्पियर्स का आता है, तो उस केस में हमें जो EB2 का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो EB2 क्या वैल्यू क्या हो जाएगा, VT माइनस करंट कितना है, IA का जो वैल्यू है हमारे पास 50% से रिड्यूस कर दिया, तो 50 इंटू 0.1 कर दिया हमने, ठीक है। रेजिस्टेंस, आर्मेचर रेजिस्टेंस तो वो कांस्टेंट रहेगा, तो इस केस में 245 वोल्ट आ जाता है, ठीक है, बैक EMF 2 का। तो φ2 जो है हमारा, ठीक है, ये तो हमने EB2 निकाल लिया बेसिकली। तो जो φ2 है हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा 0.5 ऑफ φ1, ये हमारे पास कंडीशन गिवन है। तो हमारे पास जो रेशियो है EB1 बाय EB2 इज इक्वल्स टू N1 बाय N2 इंटू φ1 बाय
5:2 इस रेशियो में हम लोग सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते, तब जाके हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, EB1 और EB2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 240/245 इज इक्वल्स टू N1 का वैल्यू कितना है, 300 है, फर्स्ट RPM 300 RPM का, अपॉन N2 का वैल्यू कितना है हमारे पास, N2 तो फाइंड आउट करना है हमें। 5:1 का वैल्यू कितना है हमारे पास, 5:1 ऐसे कैसे रहेगा, बट 5:2 का वैल्यू 0.5 0.551 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने जो शंट फील्ड करंट जो है हमारा रिड्यूस कर दिया हमने 50% से नॉमिनल वैल्यू से, तो इसमें 5:1 तो ये कैंसिल हो गया, तो उसकी वैल्यू की ज़रूरत ही नहीं है मेरे पास। तो ये जो N2 का वैल्यू है यहाँ पे, इस पे ये N2 का वैल्यू आ जाएगा आपका 612.5 RPM। ठीक है, ऑप्शन डी इस केस में करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बाय द वे। ठीक है, सो गाइस अभी हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। देखिए जब हमने रिलेशन फाइंड आउट किया, वही रिलेशन से हमने ये सारे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करे और सिंपली निकाले। देखिए यहाँ पे शंट मोटर की बात की गई थी, अगर मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ एक कंडीशन ऐसी भी पूछी जाती है। ठीक है, लेट्स टेक दिस ग्रीन कलर। ओके, अगर जनरेटर की बात किया जाए तो जनरेटेड EMF क्या होता है, EG इज इक्वल्स टू V प्लस IA इंटू RA होता है। ठीक है, RA होता है। ठीक है, प्लस आता है वैल्यू, अगर यहाँ पे मोटर है तो यहाँ पे माइनस होता है, जो टर्मिनल वोल्टेज माइनस जो ड्रॉप आता है रेजिस्टेंस ड्रॉप। ठीक है, आर्मेचर ड्रॉप। तो ये दोनों वैल्यूज़ में कन्फ्यूजन नहीं होना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कभी कभी जनरेटर भी पूछा और सेम वैल्यूज़ आपको बताएगी, तो यहाँ पे EG का वैल्यू प्लस हो जाएगा VT प्लस IA इंटू RA। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, मैं छोटी चीज़ें आपको रिपीटेटिव इसलिए बताता हूँ कि यही सेम चीज़ों में हम लोग मिस्टेक करते हैं एग्जामिनेशन में। और मैं एक बात बता दूँ, 0.25 से सिलेक्शन छूटना मतलब काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, इसलिए मैं बता दूँ आपका एक्यूरेसी इतना मेंटेन होना चाहिए, आप जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हो 100% एक्यूरेसी के साथ मेंटेन कर अटेम्प्ट करके आया करिएगा। मैं आपको बता दूँ डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होता है। अगर जहाँ पे आपने कहीं ना कहीं पे अगर प्रोबेबिलिटी से लेके हुए आप गेस वर्क करके आते तो आपको सिलेक्शन डेफिनेटली नहीं होने वाला है, क्योंकि एग्जामिनेशन में हर एक क्वेश्चन इस तरीके से सेट किया जाता है कि आप उस क्वेश्चन पे कंफ्यूज हो सको। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता दूं जितने आप एक्यूरेट क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे उतना ही आपका सिलेक्शन का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारे एक्यूरेट जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें भी काफ़ी बार हमारे पास 5 to 10% रॉन्ग हो जाते हैं, तो जो हम लोग गेस वर्क करते हैं तो उसमें तो डेफिनेटली रॉन्ग होते हैं। ठीक है, अगर 1 से 2 क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो भी जाते हैं तो बाकी जो नेगेटिव जाते हैं तो वो आपका कॉम्पेंसेट कर देते हैं और ऑलरेडी आपका जो एक्यूरेसी लेवल है वो आपका कम हो जाता है उस केस में। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रख के आपको क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करके आना होगा। ठीक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अभी। ठीक है, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। फाइंड द करंट थ्रू I1 I2 एंड I3। I1 I2 एंड ये जो I3 है इसमें से करंट फाइंड आउट पूछा गया। तो अगर हम लोग यहाँ पे करंट डिवीजन रूल निकालते हैं, ठीक है, तो जो करंट फ्लो होगा R1 में से। ठीक है, अगर हम लोग इसको इक्विवेलेंट एक रेजिस्टेंस भी हम लोग कंसिडर करके लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग अगर अप्रोच करते तो ये जो 4 ohms और 2 ohms ये पैरेलल में, तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा एक रेजिस्टेंस। ठीक है, ये आ गया 1.33 ohms का। ठीक है, और ये जो यहाँ पे ऑलरेडी कनेक्टेड है ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे जो 2 ohms का रेजिस्टेंस, ये सीरीज़ के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, आई इरेज दिस। देखिए ये सीरीज़ में है और इन दोनों का एक ही कंबाइंड रेजिस्टेंस, अगर मैं इसको एलिमिनेट भी करते हैं तो ठीक है, तो ये आ जाएगा 1.33 ohms का, क्योंकि हमने 4 और 2 पैरेलल में निकाल दिया। ठीक है, तो ये सेमी करंट हो गया यहाँ पे, तो टोटल जो वैल्यू हो जाएगी रेजिस्टेंस की वो हो जाएगी हमारी 3.33। ठीक है, और अगर हम लोग 20 को डिवाइड करते 3.33 से, तो आपका वैल्यू कितना आता है, वो आता है अप्रॉक्सीमेटली 6। करेक्ट, तो दैट मीन 6 एम्पियर्स। तो ये टोटल करंट हो गया I1 का। ये तो हमारे पास तीनों भी ऑप्शंस में गिवन है। ठीक है, तो इससे हम लोग डिफाइन नहीं कर पाएंगे बाकी दोनों वैल्यूज़ कौन सी थी। ठीक है, और अभी हमारे पास करंट डिवीजन रूल से अगर हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं I2 का। ठीक है, ये I2 का, इसको हम लोग इरेज कर दें 1.33 से। ठीक है, तो I2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, या फिर आप इसमें से अगर आपका ये टोटल करंट आ रहा है यहाँ पे 6 एम्पियर्स का। ठीक है, ये मान लो I1 को हम लोग I ही कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये I2 का वैल्यू इसमें से करंट फ्लो होने वाला कितना होगा, 6 इंटू इसका अपोजिट रेजिस्टेंस कितना है, 4 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा 4 + 2। ठीक है, हम लोग इसको ये जो मेन करंट आ रहा है हमारे 6 एम्पियर्स का। ठीक है, क्योंकि तो 2 में से तो ये ऑलरेडी करंट फ्लो हो ही रहा है, तो ये हो गया हमारा 4 एम्पियर्स का।
ठीक है। उसी तरीके से अगर यहाँ पे I3 का वैल्यू फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके अपोजिट का रेजिस्टेंस 2 आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली आप 6 - 4 करते तो 2 एम्पियर्स इसका वैल्यू आ जाता है। ठीक है, तो 2 एम्पियर्स और 4 एम्पियर्स ये हमारे रिस्पेक्टिवली इसका वैल्यू आ जाएगा करंट्स का। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू है ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। काफ़ी सिंपल सा अप्रोच था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 84। फ्रॉम द डिज़ाइन पर्सपेक्टिव हाउ कैन द टॉर्क ऑफ अ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर कैन बी इंक्रीज। डिज़ाइन पर्सपेक्टिव से लेते हुए टॉर्क जो है हमारे स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अगर रोटर रेजिस्टेंस इंक्रीज करते हैं तो जाके हमारा टॉर्क इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आपको टॉर्क का फॉर्मूला मैंने आपको कल ही बताया था, T इज इक्वल टू टॉर्क इज इक्वल टू 180 अपॉन ट्वाइस पाई NS S टाइम्स ऑफ A2 स्क्वायर इंटू R2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस S स्क्वायर X2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये डायरेक्टली टॉर्क जो डिपेंड करता है हमारे रेजिस्टेंस पे, टॉर्क हमारा डिपेंड करता है रोटर रेजिस्टेंस पे। ठीक है, तो अगर हमारा टॉर्क इंक्रीज करना है तो हमारे रोटर रेजिस्टेंस को भी इंक्रीज करा सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स अगर हम रोटर रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो जाके हमारा टॉर्क इंक्रीज करेगा, बट ड्यू टू सम फाइनाइट लेवल तक ही ये चीज़ पॉसिबल हो जाती है। ठीक है, और ये चीज़ हम लोग स्क्विरल केज इंडक्शन मशीन में नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहाँ पे वाइंडिंग ऑलरेडी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग के टाइम वहाँ पे हमारे पास कोई एक्सेस नहीं रहता है उस चीज़ के लिए। ठीक है, एडिशन करने के लिए, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एजेक्स याट फर्नेस इज विच टाइप ऑफ फर्नेस। एन एजेक्स याट फर्नेस इज विच टाइप ऑफ फर्नेस। इट इज़ अ वर्टिकल कोर टाइप ऑफ इंडक्शन फर्नेस। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, और ये जो एजेक्स याट वर्टिकल कोर फर्नेस है हम लोग मेल्टिंग या फिर रिफाइनिंग्स के लिए जो नॉन फेरस मेटल रहते हैं जैसे ब्रास, कॉपर, जिंक जो रहते हैं उसको हम लोग मेल्टिंग के लिए ये यूज़ करते हैं। ओके, और ये एक हमारा वर्टिकल कोर टाइप ऑफ इंडक्शन फर्नेस है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर था। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 86। द ट्रांजिएंट वोल्टेज दैट अपीयर्स अक्रॉस द कॉन्टैक्ट और नियर करंट जीरो ड्यूरिंग आर्किंग पीरियड इज नोन एज। द ट्रांजिएंट वोल्टेज दैट अपीयर्स अक्रॉस द कॉन्टैक्ट और नियर करंट जीरो ड्यूरिंग आर्किंग पीरियड इज नोन एज रिस्ट्रैकिंग वोल्टेज, रिकवरी वोल्टेज, आर्क वोल्टेज या फिर रेटेड वोल्टेज। तो इट इज़ नोन एज अ आर्क वोल्टेज। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सबसे पहले तो हमारा रिकवरी वोल्टेज देख लेते हैं। रिकवरी वोल्टेज क्या है? द RMS वोल्टेज दैट अपीयर्स अक्रॉस द सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट आफ्टर फाइनल आर्क इंटरप्शन। ठीक है, रिकवरी वोल्टेज है आफ्टर, ये वर्ड ध्यान में रखिएगा, आफ्टर फाइनल आर्क इंटरप्शन। ठीक है, जो जब हमारा ब्रेकर ओपन होता है तो जाके हमारा रिकवरी वोल्टेज है। रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज क्या है हमारा? ये है हमारा, इट मे बी डिफाइंड एज द लाइक वोल्टेज दैट अपीयर्स अक्रॉस द ब्रेकिंग कॉन्टैक्ट एट द इंस्टेंट ऑफ आर्क एक्सटेंशन, एट द इंस्टेंट ऑफ आर्क एक्सटेंशन। ये जो होता है एट द इंस्टेंट ऑफ आर्क एक्सटेंशन पूछा गया, तो वो है हमारा रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज। रिकवरी वोल्टेज इज आफ्टर फाइनल आर्क इंटरप्शन। ओके, आर्क वोल्टेज क्या है हमारा? ट्रांजिएंट वोल्टेज दैट अपीयर्स अक्रॉस द कॉन्टैक्ट एट और नियर करंट जीरो, जो करंट जीरो के पास में था ड्यूरिंग आर्किंग पीरियड, इट इज नोन एज अ आर्क वोल्टेज। एंड रेटेड वोल्टेज इज अ सिस्टम रेटेड वोल्टेज। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। ओके, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर था। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 87। इसको हम लोग यहाँ पे इरेज कर देते हैं। अ फील्ड टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन अ विच टाइप ऑफ DC मोटर। फील्ड टेस्ट हम लोग कौन से मोटर पे परफॉर्म करते हैं? तो हम लोग DC सीरीज मोटर पे हम लोग उसको परफॉर्म करते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। और ये दो टेस्ट भी आते हैं आपको ध्यान में रखने की, स्विनबर्न टेस्ट और रिटार्डेशन टेस्ट, जो कि हमारे नो लोड टेस्ट है। और वो जो मेथड ऑफ टेस्टिंग से वो हमारी सीरीज़ मोटर पे हम लोग नहीं परफॉर्म करते, क्योंकि सीरीज़ मोटर की टेंडेंसी रहती है हाई डेंजर टॉर्क हमारा स्टार्टिंग में रहता है नो लोड पे। इसलिए ये जो टेस्ट है हम लोग प्रेफर करते हैं कांस्टेंट फ्लक्स मशीन पे, जैसे कि शंट मशीन हो गया। ठीक है, तो फील्ड टेस्ट जो हम लोग परफॉर्म करते हैं वो हमारी सीरीज मोटर पे करते हैं। और जो हॉपकिंसन टेस्ट है वो हमारे जो बैक टू बैक टेस्ट करते हैं, जिस केस में हमारे पास दो आइडेंटिकल शंट मशीन रहते हैं, मैकेनिकली हम लोग एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं और हम लोग टेस्ट करते हैं साइमल्टेनियसली उसको। ठीक है, तो ये दो हम लोग ध्यान में रखिएगा।
ये जो टेस्ट है हमारी, ये हमारी दो सिमिलर डीसी सीरीज मोटर पे, जो लार्ज कैपेसिटी की मोटर है, तो इस पे हम लोग परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 88। प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर ऑफ अ रिले इज द रेशियो, PSM इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ फॉल्ट करंट इन द रिले टू द पिकअप करंट। इंपॉर्टेंट है, PSM plug setting multiplier is the ratio of fault current in the relay coil to the pickup current. Okay, PSM क्या है हमारा, सेकेंडरी फॉल्ट करंट, अपॉन रिले करंट सेटिंग। इसको ये भी हम लोग कहते हैं, PSM इज ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो कैन बी डिफाइंड एज अ सेकेंडरी फॉल्ट करंट अपॉन रिले करंट सेटिंग, ठीक है। तो जो पिकअप करंट को हम लोग कैसे निकालते हैं, पिकअप करंट क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा रेटेड सेकेंडरी करंट इन CT मल्टीप्लाइड बाय करंट सेटिंग, ठीक है। दैट मीन्स प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सेकेंडरी फॉल्ट करंट टू द पिकअप करंट। तो पिकअप करंट का हम लोग और डिफाइन कैसे करेंगे, रेटेड सेकेंडरी करंट इन CT इनटू करंट सेटिंग, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। और जो टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर भी रहता है, वो उसका रेशियो क्या रहता है, T/TM, ओके। तो जैसे फॉर गिवन प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर, अगर T हमारे पास डिजायर्ड रिले ऑपरेटिंग टाइम है और T हमारा ये करस्पॉन्डिंग ऑपरेटिंग टाइम उस केस में हमारा हो जाता है, तो PSM को हम ध्यान में रखिएगा, रेटेड सेकेंडरी फॉल्ट करंट बाय रिले करंट सेटिंग भी हम लोग कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग पिकअप करंट करते हैं, ठीक है। रेटेड फॉल्ट करंट मतलब ये जो फॉल्ट करंट होता है रिले कॉइल के अंदर, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, पिकअप करंट को हम लोग कहते हैं। रेटेड सेकेंडरी करंट जो करंट ट्रांसफार्मर रहता है, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे करंट सेटिंग से, तो वो होता है हमारा पिकअप करंट। PSM इज द रेशियो ऑफ फॉल्ट करंट इन द रिले कॉइल टू द पिकअप करंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 89। द टाइप ऑफ स्टील टावर यूज टू ट्रांसमिट अ पावर ऑफ 800 kV इज गाइड H स्ट्रक्चर, नैरो बेस टाइप टावर, गाइड V टाइप टावर, या फिर ब्रॉड बेस टाइप टावर, ठीक है। तो जो टाइप ऑफ स्टील टावर जो हम लोग यूज़ करते हैं 800 kV के लिए, तो वो है हमारा गाइड H स्ट्रक्चर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। गाइड H स्ट्रक्चर जो है हमारा अबव 800 kV के लिए यूज़ होता है, ओके। और जो नैरो बेस टावर टाइप जो है हमारा, वो होता है, आई चेंज द कलर, अप टू 220 kV, ओके। गाइड V टाइप ऑफ टावर जो है हमारा, वो होता है हमारा अप टू 765 kV के लिए। और जो ब्रॉड बेस टाइप ऑफ टावर है, ये हमारा रहता है अप टू 33 kV। ये चारों वैल्यूज़ मैंने आपको बता दी, ध्यान में रखिएगा। जो टाइप ऑफ स्टील टावर यूज़ करते हैं अबव 800 kV के लिए, वो गाइड H टाइप ऑफ स्ट्रक्चर हम लोग उसमें यूज़ करते हैं। नैरो बेस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जो है 220 kV तक के यूज़ करते हैं, और V टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जो है हमारा 765 kV के लिए यूज़ करते हैं, प्लस जो ब्रॉड बेस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है वो हम लोग 33 kV के लिए यूज़ करते हैं। तो ये सारे वैल्यूज़ भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि अभी हमने 800 kV पूछ लिया तो अभी इस साल भी ये 800 kV पूछा जाए, थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है, ठीक है। आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है उतना, ओके। और ये बात मैं आपको बता दूँ, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल कोचिफाई को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से सेशंस में आपको प्रोवाइड कराते रहता हूँ। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो आई टोटली अप्रिशिएट दैट थिंग एज वेल। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। टैरिफ इज़ डिफाइंड एज द रेट एट विच, टैरिफ हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, जिस रेट पे हम लोग हमारी एनर्जी सप्लाई करते हैं कंज्यूमर पे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दैट मीन्स टैरिफ इज डिफाइंड एज द रेट एट विच एनर्जी इज सप्लाइड टू अ कंज्यूमर, ओके। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर था। यहाँ तक हमने 90 क्वेश्चंस कवर करा लिए। अभी हमारे पास रिमेनिंग 30 क्वेश्चन जो है, ठीक है, वो हम लोग आज या कल में वो कंप्लीट कवर कराएंगे, सो दैट ये आपका कंप्लीट पेपर कवर हो सके। अगर इसके अलावा भी आपको कोई सेशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, ठीक है। बिफोर योर एग्जामिनेशन आई ट्राई टू पोस्ट वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट ऑन, ठीक है, जो कि मैं आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है।
तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द प्रीवियस ईयर पीजीसीआरएल डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल क्वेश्चंस। ठीक है, इस सेशन को आपके दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, हमारे इंस्टाग्राम पेज को जरूर जाके चेक करिएगा, टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं पीडीएफ्स के लिए, कोचिफाई_ऑफिशियल या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज पे। ठीक है, दोनों भी चैनल्स को आपको फॉलो करना होगा। सो गाइस, फॉर द नेक्स्ट टाइम आई विल सी यू एंड हैव अ नाइस डे।